नमस्कार। मैं हूँ आपकी एनोनिमस राइटर। हाजिर हूँ आपके सामने लव मी फॉर हु आई एम भाग 22 के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। उस लड़की की कही हुई बात उन दोनों के ऊपर एक एटम बॉम्ब की तरह फट जाती है। मोक्ष उस लड़की से बोला, नहीं, गॉड हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्या हम लोगों को ऐसे ही रहना होगा? हमारी बॉडी वापस अपनी सोल को कैसे हासिल करेगी? हम वापस अपनी बॉडी में कैसे आएंगे? उस लड़की ने मोक्ष की तरफ देखकर कहा, कोई भी सजा हमेशा के लिए नहीं होती, एक फिक्स टाइम के लिए होती है। गॉड ने तुम दोनों को सजा दी है, लेकिन एक कंडीशन भी दी है जिसके पूरे होते ही तुम्हारी पनिशमेंट खत्म हो जाएगी और तुम्हारी सोल फिर से तुम्हारे खुद की बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। यह सुनकर वे दोनों एक उम्मीद भरी नजर से एक दूसरे की तरफ और फिर उस लड़की की तरफ देखते हैं। माहिरा अपने हाथों को जोड़ते हुए बोली, प्लीज प्लीज बताओ कि ऐसी कौन सी कंडीशन है, कैसे हम फिर से अपनी बॉडी को वापस कर सकते हैं। तो उस लड़के ने जवाब दिया, तुम लोग अपना सच्चा प्यार ढूंढो। तुम्हारी सोलमेट ही अब तुम लोगों को तुम्हारे इस पनिशमेंट से आजाद करवा सकती है। यह सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। क्या? सच्चा प्यार? कुछ सोचकर मोक्ष और माहिरा के रोंगटे एकदम से खड़े हो जाते हैं। क्या कहना चाहती हो तुम? हम लोग इस बॉडी में अपने सोलमेट को कैसे ढूंढेंगे? मोक्ष हैरान होकर बोला। उस लड़की ने अपने कंधे हल्के से उठाकर कहा, वो मुझे नहीं पता। वे तुम लोग की प्रॉब्लम है, मैंने तो तुम लोगों को सिर्फ बताया है। माहिरा उस लड़की से बोली, देखो प्लीज हमारी कंडीशन को चेंज करवा दो ना। हम अपने सोलमेट को इस बॉडी में नहीं ढूंढ सकते। अगर मेरा कोई सोलमेट होगा तो वो लड़का होगा ना, और मैं लड़के की ही बॉडी में कैसे उसे अप्रोच करूंगी? मोक्ष ने भी यही बात कही, और मैं लड़की बनकर लड़की को अपने प्यार में कैसे गिराऊंगा? उस लड़की ने कुर्सी पर आराम से झूलते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम दोनों की प्रॉब्लम है। अगर तुम लोगों को अपनी बॉडी वापस चाहिए तो तुम्हें अपने सोलमेट को ढूंढना होगा। जब तुम्हारा सोलमेट चांदनी रात में सितारों के नीचे तुम्हें अपनी बाहों में भरकर पूरे सच्चे प्यार के साथ तुम्हें किस करेगा, उस वक्त तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी से आजाद होकर अपनी बॉडी में वापस आ जाएगी। लेकिन हाँ, प्यार सच्चा होना चाहिए, केवल तभी ये मुमकिन है। उसके बाद वो लड़की अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए बोली, ओ माय गॉड, लेट हो रही हूँ, जाना होगा मुझे। अच्छा, तुम लोग अपना ख्याल रखना हाँ, और मेरी बात को याद रखना। अगर किसी को भी तुम लोगों ने बताया कि तुम लोग कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो तुम्हारी सोल कभी भी तुम्हारी असली बॉडी में वापस एंटर नहीं कर पाएगी और तुम लोग इसी बॉडी में कैद होकर रह जाओगे। ओके, गुड लक। मोक्ष और माहिरा तुरंत आवाज लगाते हैं, अरे अरे सुनो सुनो। लेकिन वह लड़की एक चुटकी बजाती है और वहां से गायब हो जाती है। उस लड़की के गायब होते ही एक बार फिर से वक्त शुरू हो जाता है। मेंढक पानी में कूद जाता है, पानी छपाक से उछल जाता है, लोग सड़कों पर चलने लगते हैं, गाड़ियां एक बार फिर से तेज आवाजों के साथ सड़क पर इधर उधर चलने लगती हैं, हवाएं चलने लगती हैं, पत्ते हवा में उड़ने लगते हैं। मोक्ष और माहिरा शौक होकर खड़े एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन लोगों की जिंदगी अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में फंसने वाली है। उन लोगों को जो कंडीशन मिली है वो नहीं जानते थे कि वह उसे कैसे पूरा करेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे उनकी जिंदगी में उसे पूरा करते वक्त। सोलमेट, क्या मतलब है सोलमेट? क्या कोई और कंडीशन नहीं रख सकते थे भगवान? उसे सोलमेट की कंडीशन क्यों रखनी थी?
और वो लोग कैसे अपने सोलमेट को अप्रोच करेंगे इस हालत में। मोक्ष और माहिरा की सांसें तो इस वक्त जैसे हलक में ही अटकी हुई थी। तभी वो दोनों महसूस करते हैं कि किसी ने उनके हाथों को पकड़ लिया। गुंजन माहिरा की बॉडी में मोक्ष का हाथ पकड़ती है और उसे खींच कर ले जाती है। चलो यहां से, मैंने कहा ना, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। दूसरी तरफ कल्पेश भी मोक्ष की बॉडी में माहिरा का हाथ पकड़ते हुए बोला, घर चलो, तुम्हारी वजह से यहाँ पर काफी तमाशा हो चुका है, मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बोलकर वे लोग अपने उन दोनों को अपने अपने रास्ते खींचकर ले जाने लगते हैं। दोनों किसी जिंदा लाश की तरह उनके साथ चल रहे थे और नाउम्मीद और उदासी भरी नजरों से बेचारे से बनकर एक दूसरे को देख रहे थे। अपने बॉडी को जाता हुआ देख रहे थे वो लोग। अब तो शायद भगवान खुद उनके मजे लेने के मूड में था। पता नहीं क्या होने वाला है आगे उनकी जिंदगी में। घर पहुंचकर गुंजन मोक्ष को अंदर लेकर आती है और दरवाजा बंद कर देती है। मोक्ष बेचारा रोने जैसी शक्ल बनाकर खड़ा हुआ था। उस लड़की की कही गई बातें अब तक उसके दिमाग में चल रही थी। गुंजन उसकी तरफ देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है। उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बहुत ही चिंता भरी आवाज में कहती है, माही, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? और ये कैसी हरकतें कर रही हो तुम? गुंजन की आंखें नम हो जाती हैं। तभी अचानक मोक्ष महसूस करता है कि इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अरे यार, ये लड़कियां हर बात पर इतना क्यों इमोशनल हो जाती हैं? आंसू तो उनकी आंखों पर टिके ही रहते हैं। मोक्ष ने गुंजन से कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद माही के मम्मी पापा भी वहां पर आ जाते हैं। माही, बेटा तुम आ गई? माही का पापा माही के पास पहुंचकर बोला, तुम्हें क्या हो गया है? लगता है चोट का असर बहुत गहरा हुआ है तुम्हारे सर पर, हम डॉक्टर को दिखाते हैं। मोक्ष देखता है कि माही के मम्मी पापा दोनों ही अंधे हैं और वो लोग काफी ज्यादा गरीब भी हैं, क्योंकि मोक्ष देखता है कि उनके घर भी कुछ खास नहीं है। जितना बड़ा उनका घर है ना, उतना बड़ा तो मोक्ष का कमरा है, अकेला उसका कमरा। मोक्ष एक गहरी सांस लेता है और सोचता है, पता नहीं कहाँ ढूंढूंगा मैं अपनी सोलमेट को। मैं ज्यादा दिन इस बॉडी में, इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकता। मुझे जल्दी करना होगा। माही की माँ मोक्ष के गले लगकर माही की माँ मोक्ष के गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने तुमसे कहा कि काश हमारा कोई बेटा होता, और इसलिए तुम घर छोड़कर चली गई थी। फिर तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया। मैं ही जिम्मेदार हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ। मुझे माफ कर दो बेटा, अपनी माँ को माफ कर दो। उस वक्त उसे इस तरह से रोता हुआ देखकर मोक्ष को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो एक्चुअली ना इरिटेट हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे ये जिंदगी जीनी थी। और सबसे बड़ी बात, किसी को बता भी तो नहीं सकता था ना कि वो असल में है कौन। अगर उसने बताया तो वो अपनी बॉडी को वापस कभी नहीं ला पाएगा। अब तो वापस उम्मीद ही कर सकता है कि माहिरा भी किसी को कुछ ना बताए, वरना दोनों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। माहिरा मोक्ष के मॉम डैड के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, फूट फूट कर रोने का मन कर रहा था। उसकी जिंदगी एक झटके में उथल पुथल हो गई थी। जिंदगी तो छोड़ो, उसकी बॉडी ही उथल पुथल हो गई थी। अब वह एक आदमी, एक अच्छा 6 फुट का चौड़ा हट्टे कट्टे आदमी की बॉडी में बैठी हुई थी। बेचारी माही। कल्पेश और सुजाता तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि आखिर उनके बेटे को हो क्या गया है। क्या उसके दिमाग पर वाकई में इतनी गहरी चोट लगी है?
क्यों ऐसे पागलों की तरह बिहेव कर रहा है? उन लोगों को तो आइडिया भी नहीं था कि जिसे वो अपना बेटा समझकर अपने साथ लेकर आ रहे हैं, वो तो असल में उनका बेटा है ही नहीं। वो तो एक लड़की है जो कि उनके बेटे की बॉडी में बैठी हुई है। गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई माही उदास सी होकर अपने मन ही मन सोचती है, गुंजन, माँ, पापा, आई मिस यू सो मच। मुझे अभी आप लोगों की बहुत याद आ रही है। पता नहीं ये सब कुछ कब तक चलने वाला है। अब तो मुझे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा है कि क्यों बोली ये बात कि मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकती हूँ। आई मीन लाइक सीरियसली, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि भगवान मेरी बातों को इतना सीरियस ले लेंगे। अगर चांस देना ही था तो किसी दूसरे तरीके से दे देता, मेरी कोई करोड़ों की लॉटरी लगवा देता या खजाना हाथ लगवा देता, कुछ भी। पर सोल चेंज करने की क्या जरूरत थी? और अगर मान लो 1% उनके दिमाग में यही ख्याल चल रहा था कि सोल चेंज करनी है, तो कम से कम किसी खूबसूरत लड़की के साथ तो सोल चेंज कर देते। लड़के के साथ करने की क्या जरूरत थी? अब मैं कैसे जीऊंगी एक लड़के की जिंदगी? मुझे तो उनके सिस्टम का कोई आइडिया भी नहीं है। ऊपर से इतनी अजीब सी कंडीशन रखी है, पता नहीं वो कैसे पूरी होगी। मैं लड़का बनकर किसी लड़की से एक्सपेक्ट कैसे करूंगी कि वो मुझसे प्यार करे? अगर उसने मुझसे प्यार कर लिया तो इसका मतलब वो गे होगा, क्योंकि अपनी सच्चाई तो मैं उसे बता नहीं सकती। वैसे भी मेरा दिल कह रहा है कि मेरा सोलमेट युवराज ही है, क्योंकि वही है जो मेरे दिल में बसा हुआ है। और डेफिनेटली वो गे तो बिल्कुल नहीं है। वो मोक्ष की बॉडी में मुझसे प्यार करने वाला बिल्कुल भी नहीं। सुना है मोक्ष और युवराज के बीच में तो जबरदस्त सूरवीर वाली फाइट रहती है। ऐसे में कैसे, क्या करूंगी मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन तो कर रहा है कि अभी गाड़ी से कूद जाऊं, किसी ट्रक के सामने जाकर खड़ी हो जाऊं, लेकिन ऐसा कर भी नहीं सकती। अभी ये बॉडी मेरी तो है ना? ओके, मेरी तो नहीं है ना? मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में डाल दिया तूने। अब बाहर निकालने का रास्ता भी तू ही दिखा, क्योंकि मेरा तो दिमाग टोटली ब्लैंक हो चुका है। एक गहरी थकी हुई हरी भरी सी सांस लेती, ओके, हारी हारी सी सांस लेती है। पता नहीं वह इस वक्त क्या कर रहा होगा मेरी बॉडी के साथ। आई होप कि वो मेरी बॉडी का अच्छे से ख्याल रखेगा। वैसे उसकी बॉडी को देखकर लग रहा है कि वो बॉडी का ख्याल रखने में काफी एक्सपर्ट है। बस जिम करने ना लग जाए कहीं, मेरी मेरी भी डोले शोले निकाल दे। सिक्स पैक में कितनी गंदी लगूंगी यार मैं। माही खुद को सिक्स पैक बॉडी बिल्डर जैसे बॉडी में इमेजिन करके ही थर्रा जाती है। उसे अपनी सॉफ्ट डेलीगेट बॉडी पसंद है। वह अपनी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं करना चाहती थी। उसकी बॉडी उसने बहुत मेहनत से बनाई थी और बिल्कुल परफेक्ट थी उसके लिए। आई होप कि मोक्ष भी उसके बॉडी के साथ कोई गड़बड़ ना करे। वो चुपचाप बैठी रहती है। तभी कल्पेश गाड़ी चलाते हुए थोड़ी सी कोल्ड आवाज में पर थोड़ी चिंता से माही से बोला, मोक्ष, आर यू ऑल राइट? तुम काफी देर से चुपचाप बैठे हुए हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? हम हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। सुजाता भी मोक्ष की तरफ देखकर बोली, मोक्ष, माय बेबी, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें बता सकते हो। एक तो पता नहीं कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है बेटा। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोगों को मत भूलना। मेरे चेहरे को गौर से देखो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हारी खूबसूरत ब्यूटीफुल मॉम। माहिरा अपना सर खुजाने लगती है और चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहती है, कुछ भी नहीं बोलती। जल्दी ही उनकी गाड़ी उनकी बॉडी ओके बड़े आलीशान बंगले में एंट्री करती है।
माही जब अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा बंगला देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। ओ माय गॉड, इतना बड़ा बंगला! माही सुजाता की तरफ देखकर बोली, "ये- क्या ये आपका घर है? आप लोग यहाँ रहते हो? मेरा मेरा मतलब है, हम लोग यहाँ रहते हैं?" सुजाता थोड़ी हैरान होकर बोली, तुम्हें अब अपना घर भी याद नहीं है मोक्ष? ऑफ कोर्स हम यहाँ रहते हैं, ये हमारा घर है बेटा। माही ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहा, "अब मुझे एक्चुअली कुछ याद नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सर पर चोट लगने के कारण मैं काफी कुछ भूल रही हूँ। अब मेरा मतलब मैं भूल रहा हूँ।" माही ने तुरंत अपने आप को करेक्ट किया। अब उसे इसी बॉडी में रहना है। पता नहीं कितने वक्त तक। तो अच्छा यही होगा कि वह लड़के की तरह बोलना सीख ले। कल्पेश ने गाड़ी को अंदर एंटर करते हुए कहा, डोंट वरी, डॉक्टर ने कहा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तुम्हारे सर पर गहरी चोट लगी है, तो शायद उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम आराम करो, दवाइयाँ टाइम से लो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, डोंट वरी। उसके बाद माही शौक होकर पूरे बंगलों को देखती रहती है। इतना बड़ा बंगला उसने सिर्फ फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में ही देखा था, असल जिंदगी में नहीं। जब वो लोग बंगले के अंदर जाते हैं तो उसकी सांसें एकदम से उसके हलक में अटक जाती है। बंगला बाहर से जितना शानदार था, अंदर से भी उतना ही बड़ा राजमहल की तरह खूबसूरत था, जहां पर न जाने कितने ही नौकर लगे हुए थे उसके साथ सफाई करने, इधर उधर काम करने में। माही इतनी ज्यादा हैरानी से पगला के देख रही थी, जिसे पता नहीं उसने क्या ही देख लिया हो। माय गॉड! माही मोक्ष के कमरे में एंट्री करती है। सुजाता माही से बोली, अब तुम आराम करो, मुझे एक बहुत जरूरी किटी पार्टी के लिए निकलना है, तो मैं चलती हूँ। रात को मिलते हैं, ओके बेटा, लव यू। ये बोलकर मोक्ष की माँ वहां से चली जाती है। माही पूरे कमरे में देखती हुई अंदर आती है और अंदर आते ही वो दरवाजा बंद कर लेती है। वो पूरे कमरे को गौर से देखकर बड़बड़ाई, ओ माय गॉड, इस मोक्ष का कमरा कितना बड़ा है! इतना बड़ा तो हमारा पूरा घर है। उसके बाद माही कमरे की हर एक चीज को बड़े गौर से देखती है, हाथों से छू कर देखती है। हर चीज कितनी महंगी लग रही है यहाँ पर, जैसे लाखों करोड़ों खर्च किए गए हों। माही दीवार पर लगी हुई कुछ पेंटिंग्स देखती है। फर्नीचर भी जबरदस्त है, बहुत महंगा लगता है। माही सोफे पर जाकर बैठ जाती है। वो सोफा कितना कंफर्टेबल है। माही थोड़ा सा उछलती है, फिर थोड़ा और जोर से उछलती है। उसे बहुत मजा आता है। वो बहुत अच्छे से उछल उछल कर सोफे के मजे लेती है। फिर वो देखती है कि टेबल पर फ्रूट बास्केट रखी हुई थी। वह फटाफट आगे बढ़ती है और अंगूर तोड़कर खाने लगती है। उसके बाद वह पूरे कमरे के, के वह पूरे कमरे की चीजों को हाथों में ले लेकर मजे के साथ देखती है और वह बिस्तर पर जाकर उछलने लगती है। वाओ यार, कितना नरम है, कितना मजा आ रहा है ना। माही ने इतना मखमली और नरम बिस्तर पहले कभी नहीं देखा। ये वाकई में लाजवाब था। वो फटाफट खिड़की के पास जाकर देखती है तो मोक्ष की खिड़की से गार्डन का एरिया दिखाई दे रहा था, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था। व्यू भी कितना जबरदस्त है। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद वो धीरे धीरे चलते हुए बाथरूम में जाती है। बाथरूम भी कोई कम आलीशान नहीं था। अपने कपड़े निकालते हुए मोक्ष ने सोचा, इतने महंगे जबरदस्त बाथरूम में एक बार शावर तो लेना बनता है।
वो देखती है कि बाथरूम में बहुत महंगे वाले प्रोडक्ट रखे हुए थे, इतने महंगे कि वे सोच भी नहीं सकती थी। एक प्रोडक्ट को अपने हाथ में उठाकर माही सोचती है, ये कौन सी कंपनी है? ये शायद बाहर की कोई कंपनी लग रही है। अगर ये मोक्ष के कमरे में है तो काफी महंगे होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर सारे मेल प्रोडक्ट हैं। मैं इन्हें इस्तेमाल कैसे करूं? माही सोचने लगती है, तभी तुरंत वह अपने सर पर खुद ही एक थप्पड़ मारकर बोली, बेवकूफ, अब तुम भी एक लड़का हो। मतलब बेशक तुम लड़की हो, पर तुम्हारी बॉडी मोक्ष की बॉडी है, तो यहाँ पर जो कुछ भी है उसे तुम आराम से यूज कर सकती हो। यह याद करते ही माही एक्साइटेड हो जाती है। पूरा बाथरूम शीशे का बना हुआ था, उसके दरवाजे शीशे के थे। माही फटाफट से बाथटब के पास जाती है। बाथटब भी काफी ज्यादा बड़ा था, इतना बड़ा कि 5-6 लोग आराम से उसमें बैठ सकते हैं। अमेजिंग! ये कितना आलीशान है। उसके बाद माही धीरे धीरे करके बाथटब में पानी भरती है, कुछ परफ्यूम्स ऐड करती है, उसे झाग से भी भर देती है और उसके बाद भरे हुए बाथटब में जाकर आराम से बैठ जाती है और बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। कुछ भी कहो, मोक्ष की जिंदगी में तो मजे ही मजे हैं। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। पता नहीं वो क्या कर रहा होगा इस वक्त। थोड़ी देर में माही नहा धोकर बाथटब से बाहर निकलती है। दरवाजे के पीछे टंगे हुए बाथरोब को उतारकर वो पहन लेती है। माही हमेशा से ही इतनी आलीशान जिंदगी का सपना लिया करती थी। सब कुछ इतना अमेजिंग था। चलो, कुछ भी कहो, भगवान ने एक काम तो बड़ा अच्छा किया मेरी जिंदगी में। कम से कम इस जिंदगी में तो मुझे एक आलीशान जिंदगी जीने का मौका तो दिया। कल जो कुछ होगा देखा जाएगा, अभी तो मजे ले इस जिंदगी के। माही चलती हुई बाथरूम से बाहर निकलती है। वो जैसे ही बाहर आती है, कमरे में खड़े इंसान को देखकर एकदम से चिल्ला कर अपने बाथरूम को कस के पकड़ लेती है। आ! कमरे में अहान खड़ा हुआ था। वह हैरान हो जाता है अचानक माही के चिल्लाने से। माही अपनी आंखें सिकुड़ कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बिना दरवाजा नॉक किए हुए अंदर आते हुए? कुछ भी कोई कुछ भी कर रहा होता है, ऐसे कैसे तुम अंदर आ सकते हो? आहान थोड़ा कंफ्यूजन में माही को देखता है। मोक्ष, मैं हमेशा ऐसे ही आता हूँ और मुझे क्या प्राइवेसी करनी है तुम्हें मुझसे? माही जानती थी कि आहान मोक्ष के कमरे में आता होगा ऐसे, पर उसके कमरे में तो नहीं आ सकता ना। माही ने आहान से कहा, देखो, आइंदा अगर मेरे कमरे में आओ ना तो नॉक करके आना प्लीज। हाँ, किसी की प्राइवेसी को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मोक्ष की बात सुनकर आहान ने कहा, ओके, आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हें तुम्हारा फोन देने आया था। उसके बाद आहान अपने हाथ में पड़ा हुआ एप्पल का ब्रांडेड न्यू मॉडल का फोन माहिरा की तरफ बढ़ा देता है। माहिरा इतने ब्रांडेड एक्सपेंसिव फोन को देखकर चौंक जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत फोन को अपने हाथ में लेकर उसे गौर से देखती है और अपने मन में सोचती है, ओ माय गॉड, इतना महंगा फोन! इस फोन को तो आज तक मैंने सिर्फ सेलिब्रिटीज के हाथों में देखा था या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन के हाथ में। एक मिनट, मेरे युवराज के पास भी तो बिल्कुल ऐसा ही फोन है ना। उसके लास्ट इंटरव्यू में देखा था मैंने। युवराज के बारे में सोचते ही माही के गाल अपने आप ही लाल हो जाते हैं। आहान जब माही को ब्लश करते हुए उसके गालों को देखता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर अपने सर को खुजाने लगता है, पर खैर उसके समझ में तो फिर भी कुछ नहीं आने वाला था, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी समझ से तो बिल्कुल बाहर ही था।
माही फोन को ऑन करने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती क्योंकि उसे फोन के पैटर्न लॉक का नहीं पता था। तो माही अहान से बोली, मेरा लॉक पता है क्या तुम्हें? वो मैं भूल गई, मतलब मैं भूल गया। अहान ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता तुम्हारे फोन का लॉक। तुम ऐसे किसी बताते तो नहीं थे, पर शायद इसमें तुम्हारा फेस लॉक भी लगा हुआ है। फेस लॉक से ट्राई करो, शायद खुल जाए। तभी अचानक माही को याद आता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। माही फोन उठाकर अपने चेहरे के पास लेकर आती है और फोन तुरंत खुल जाता है। खुल गया? मेरा मतलब अनलॉक हो गया। थैंक यू। आप तुम जा सकते हो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम हो कौन मेरे? माही की बात सुनकर अहान थोड़ा सा हैरान परेशान हो जाता है, पर वो समझ सकता है था उसे लग रहा था कि मोक्ष के सर पर चोट लगने की वजह से ही वो इतना अजीब बिहेव कर रहा है। इसलिए मोक्ष की बात का अहान ने कोई और मतलब नहीं निकाला और उसने कहा, मैं तुम्हारा कजन ब्रदर हूँ, तुम्हारी बुआ का लड़का और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी। अहान, अहान नाम है मेरा। तभी माही ने कहा, ओ आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर द फोन। अहान हल्का सा मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखना, हम बाद में मिलते हैं। यह बोलकर अहान वहां से चला जाता है। उसके जाते ही माही तुरंत दरवाजा बंद कर देती है और भागकर बिस्तर पर कूद जाती है। उसके बाद वह मखमली से बिस्तर पर बाहें और टांगे फैलाकर लेट जाती है। फिर एक गहरी सांस लेकर चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ एक्साइटमेंट में उछलने लगती है। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। कुछ भी कहो, लेकिन ये मोक्ष की जिंदगी बड़ी ही मजेदार है यार। कितने लविश लाइफ जीता है यार, ये कितने लग्जरियस लाइफ है इसकी। मजा ही आ गया। उसके बाद वह फटाक से उठकर बैठ जाती है और फोन को फिर से अपने फेस लॉक के साथ ओपन करके उसमें कुछ देखने लगती है। इतना महंगा फोन, इतना महंगा तो जिंदगी में पहली बार अपने हाथ में लिया है मैंने। सेल्फी लेती हूँ। फिर माहिरा लड़कियों जैसे चेहरे बना बनाकर अपने खूब सारी सेल्फी लेती है। हालांकि उसकी बॉडी लड़के की थी, लेकिन वो लड़कियों जैसे पोज बना के सेल्फी लेती है, जो कि बहुत अजीब और फनी लगता है। मोक्ष दूसरी तरफ गुंजन के साथ माहिरा के कमरे में दरवाजे पर आता है। उसका चेहरा लटका हुआ था। माही, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए हल्की फुल्की खिचड़ी बना देती हूँ, ठीक है? इस बात पर मोक्ष ने मुंह चढ़ाते हुए कहा, क्या? खिचड़ी? बिल्कुल नहीं, मैं कोई बीमार नहीं हूं जो मैं खिचड़ी खाऊंगा। तभी अचानक वह तुरंत अपने आप को करेक्ट करते हुए बोला, मैं मेरा मतलब है मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ और ला कर दो। गुंजन कंफ्यूज हो जाती है। तो फिर क्या खाना है तुम्हें? मोक्ष ने सोचते हुए कहा, पैनकेक्स। तुम मेरे लिए पैनकेक्स मंगवा दो। गुंजन एक गहरी सांस लेकर बोली, इस हालत में? तुम्हारी हालत पहले से ही खराब है, तुम्हें हल्का खाना खाना चाहिए। मोक्ष ने गुंजन से कहा, प्लीज मुझे पैनकेक खाना है और मुझे वही खाना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। गुंजन फाइनली हार मानते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पैनकेक बनाकर लेकर आती हूँ, तुम आराम करो। ये बोलकर गुंजन किचन में चली जाती है। मोक्ष कमरे के अंदर एंट्री करता है तो अचानक ही इसके कदम रुक जाते हैं। शिट, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, इतना छोटा कमरा। फिर अचानक मोक्ष धीरे धीरे चलकर अंदर आता है और उसे ऐसा दिखाई देता है कि उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और अगले ही पल सिकुड़ जाती है। डैम इट, ये यहाँ पर क्या कर रहा है?
मोक्ष देखता है कि माही के कमरे की दीवारों पर युवराज के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे। टेबल पर बहुत सारी मैगजीन थी। युवराज की फोटोज उन पर लगी हुई थी। युवराज की फोटो को माही के कमरे में देखकर मोक्ष की हैरानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। ये क्या है? और ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और उस लड़की ने अपने कमरे में युवराज के इतने बड़े बड़े पोस्टर्स क्यों लगा रखे हैं? तभी अचानक गुंजन कमरे में आकर बोली, माही, मैं तुमसे पूछ रही थी कि तुम। तभी अचानक मोक्ष गुंजन से बोला, ये कौन है? वो युवराज की फोटो की तरफ इशारा करके पूछता है। हालांकि वो जानता था कि ये कौन है, लेकिन माही इस इंसान को कैसे जानती है? उसके कमरे में इसके पोस्टर्स क्यों हैं इतने सारे? गुंजन ये देखकर हैरान हो जाती है कि माही युवराज के बारे में पूछ रही है कि ये कौन है। गुंजन को अपनी तरफ इस तरह से हैरानी से देखता हुआ देखकर मोक्ष अपने कंधे उठाकर बोला, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो मुझे? ये कौन है? और उसकी तस्वीर इस कमरे में क्यों है? और उसकी मैगजीन, इसकी फोटोज, इसके पोस्टर्स ऐसे कैसे इस कमरे में हैं? गुंजन समझ सकती थी कि शायद माही को चोट लगने के कारण ठीक से कुछ याद नहीं है, लेकिन युवराज कैसे याद नहीं है? उससे कैसे भूल गई है? गुंजन माही से बोली, ये क्या बोल रही हो तुम माही? ये युवराज है। क्या तुम भूल गई? और तुम इसे कैसे भूल सकती हो यार? अनबिलीवेबल। एक बार के लिए तो तुम हम सबको भूल सकती हो, लेकिन इस इंसान को नहीं। अरे ये प्यार है तुम्हारा, पागलों की तरह प्यार करती हो तुम इससे। इसे कैसे भूल सकती हो तुम, अपने सपनों के सो कोल्ड राजकुमार को? गुंजन की बात सुनकर मोक्ष की आंखें फट जाती हैं और मुंह मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। कुछ सेकंड तो उसे बोलने का भी होश नहीं रहा। क्या गुंजन ने कहा सपनों का राजकुमार? क्या ये इंसान माही के सपनों का राजकुमार है? क्या वो इस इंसान से प्यार करती है? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मोक्ष बहुत ज्यादा शॉक था। गुंजन मोक्ष से बोली, अच्छा, मैं तुमसे पूछ रही थी कि पैनकेक के अलावा तुम्हें कुछ और भी चाहिए क्या? तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस लेकर आऊं? मोक्ष थोड़ा होश में आकर बोला, हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, मेरा फोन कहाँ है? तभी गुंजन ने कहा, अरे हाँ, तुम्हारा फोन, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ। वह बाहर जाती है। मोक्ष थोड़ा शौक होकर युवराज की फोटोज को देखते हुए बड़बड़ाया, डोंट टेल मी भगवान कि यही इंसान माही का सोलमेट है। प्लीज प्लीज कुछ भी करना, लेकिन ये मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैरों में नाक रगड़ता हूँ, लेकिन ये इंसान माही का सोलमेट नहीं होना चाहिए। हो ही नहीं सकता, ये उसका सोलमेट नहीं हो सकता। अरे ये शहर का जाना माना बिजनेसमैन है और माही कुछ भी नहीं। इन दोनों का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। मोक्ष बस अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहा था कि कुछ भी हो, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन ना बैठे। ये दोनों एक दूसरे के सोलमेट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मोक्ष को अच्छी तरह से पता है कि युवराज कितनी ज्यादा नफरत करता है उससे, और वो भी उसे इरिटेटेड ही था। थोड़ी देर में गुंजन माही का फोन लेकर आती है। ये लो तुम्हारा फोन। मोक्ष तुरंत माही का फोन लेता है। उसे ओपन करने वाला होता है, लेकिन वो ओपन नहीं होता क्योंकि लॉक लगा हुआ था। वह तुरंत फोन को अपने फेस के पास लेकर आता है, लेकिन फिर भी ओपन नहीं होता, और वो इरिटेट होकर बोला, इसका पासवर्ड क्या है, तुम्हें पता है? गुंजन ने गहरी सांस लेकर बोली, तुम इसका पासवर्ड भी भूल गई?
उसके बाद गुंजन लॉक खुद ओपन करती है। आई लव यू युवराज। ये लो, अब मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए पैनकेक बनाने। ये बोलकर गुंजन कमरे से चली गई। मोक्ष इरिटेट होकर बोला, ऐसा वाहियात पासवर्ड कौन रखता है? फिर और सबसे पहले जो मोक्ष ने किया वो तुरंत दरवाजा बंद किया और अपने ही नंबर पर वीडियो कॉल की। माही आराम से सोफे पर बैठकर उसकी जिंदगी के मजे ले रही थी। उसके पास इतना सारा कुछ खाने के लिए रखा हुआ था कि देखकर ही उसके मुंह से लार टपकने लग रही थी। माही ने एक साथ बहुत कुछ खाने के लिए मंगवा लिया था। पिज्जा, बर्गर, पास्ता, यहाँ तक कि जो चीज उसने सिर्फ सपने में ही खाई थी, या सिर्फ टीवी फिल्मों में ही, या सिर्फ होटल के मेन्यू कार्ड में सिर्फ देखी थी, वो सब चीजें मंगवाई हुई थी। इतना सब कुछ देखकर माही ने अपने मन ही मन सोचा, अरे यार, मैं तो खामखा ही भगवान जी को कोस रही थी। इतना बुरा भी नहीं किया उन्होंने मेरे साथ। मजे आ रहे हैं, अब मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। मेरे पास बेशुमार पैसा है और अब मैं सारी चीज खाऊंगी जो भी मुझे पसंद है। बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, महंगा महंगा मेकअप लूंगी, बहुत मजा आएगा। एक्साइटेड होकर माही उछलने लगती है। उसके बाद फिर और सारी चीजों पर टूट पड़ती है। कम से कम भी 10-11 डिशेस वहां पर रखी हुई थी सामने टेबल पर, और वो सब ऐसे खा रही थी जैसे कि जन्मों जन्मों की भूखी हो, कभी खाना देखा ही ना हो। जल्दी और एक्साइटमेंट में आधा खाना ही खा रही थी और आधा गिरा रही थी। तभी अचानक उसका फोन बजता है। माही कॉल को इग्नोर करती है। फिर उसे तुरंत याद आता है कि वह मोक्ष है और ये उसका फोन है और ये कॉल उसी के लिए है, तो उसे उठाना पड़ेगा। तो अपने खाने को थोड़ा सा ब्रेक देते हुए माही फोन को उठाकर देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। मेरा फोन! वह तुरंत वीडियो कॉल उठाती है क्योंकि स्क्रीन पर उसका नंबर आ रहा था। मतलब उसके घर से मोक्ष उसे फोन कर रहा था। अपने मुंह को साफ करके वीडियो कॉल को उठाकर वह सामने जैसे ही स्क्रीन पर देखती है, थोड़ी सी हैरान हो जाती है पर ऑकवर्डली मुस्कुराकर देखती है। हाय मोक्ष। मोक्ष अपनी आंखें निकालकर घूर कर माही की तरफ देखकर बोला, क्या कर रही हो तुम? माही अपना सर खुजाते हुए बोले, कुछ खास नहीं, बस भूख लगी थी तो खाना खा रही थी। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? मोक्ष उसे अनोइंग और हल्की गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। माही मोक्ष से बोली, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मोक्ष, जो कि माही के कमरे में बैठा हुआ था, फोन के कैमरे को पीछे की तरफ करके युवराज के पोस्टर्स को दिखाते हुए बोला, ये सब क्या है? इस आदमी के पोस्टर्स तुमने अपने कमरे में क्यों लगाए हैं? और ये क्या वाहियात पासवर्ड लगा रखा है तुमने अपने फोन का? आई लव युवराज। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मोक्ष की बात सुनकर माही अपनी आंखों को सिकोड़ लेती है। वह कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन युवराज के बारे में कोई कुछ बोले ये वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। मोक्ष माही से बोला, मैं ये पोस्टर्स यहाँ से निकाल रहा हूँ, मुझे इस आदमी की शक्ल भी पसंद नहीं है। मोक्ष पोस्टर्स के पास जाकर जैसे ही उसे फाड़ने वाला होता है, वैसे ही माही गुस्से में मोक्ष से बोली, सोचना भी मत मोक्ष दीवान। माही की बात सुनकर मोक्ष के तो हाथ हवा में ही रुक जाते हैं और वो माही की तरफ देखता है। माही अपनी आंखों को सिकोड़ती है और फिर मोक्ष से कहती है, हाथ हटाओ। मैंने कहा मेरे युवराज से अपना हाथ हटाओ। मोक्ष अपने हाथ पीछे कर लेता है। अचानक माही के गुस्से से वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है। माही टेबल पर रखा हुआ चाकू मोक्ष को दिखाते हुए बोली, अगर
युवराज की फोटो को तुमने हाथ भी लगाया तो मैं ये बोलकर वो सोचने लग जाती है कि वो क्या कर सकती है उसे डराने के लिए। उसके बाद वह चाकू तुरंत अपने गर्दन पर रख लेती है कि मैं अपना गला काट लूंगी, मतलब तुम्हारा गला काट दूंगी। समझ में आया? माही की हरकत देखकर मोक्ष की तो आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये क्या कर रही हो तुम? चाकू हटाओ, चाकू हटाओ वहां से। अगर मेरे हैंडसम से चेहरे पर एक कट भी लग गया तो मेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी। मैंने कहा हटाओ। चाकू बहुत शार्प है, मुझे चोट नहीं लगनी चाहिए, मैं बता रहा हूं तुम्हें। माही चाकू को पीछे करके वापस टेबल पर रखते हुए बोली, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मतलब तुम्हारी इस बॉडी को ठीक ठाक से रखूं तो मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूं। अगर मेरे युवराज को हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हारी बॉडी के हाथ तोड़ दूंगी, समझे तुम? इस मोक्ष इस पे मोक्ष अपनी आंखों को रोल करते हुए बोला, अगर तुम ऐसा करोगी तो दर्द तुम्हें ही होगा। ये मत भूलो कि अगर मेरी बॉडी तुम्हारे पास है तो तुम्हारी बॉडी भी मेरे पास है। अगर मेरी बॉडी को खरोच भी आए ना तो मैं तुम्हारी बॉडी के साथ क्या क्या कर सकता हूँ इसका तुम्हें आइडिया भी नहीं है। इसलिए मुझे धमकी देना बंद करो। करेक्ट? उसके बाद माही एक गहरी सांस लेकर बोली, ऑल राइट ऑल राइट। मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ बातें क्लियर कर लेनी चाहिए एक दूसरे से। देखो, मेरे कमरे की कोई भी चीजें इधर उधर मत करना और युवराज की फोटोज को तो हाथ बिल्कुल मत लगाना। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, बिजनेस वर्ल्ड में तुम दोनों की राइवलरी के किस्से बहुत ज्यादा फेमस हैं, लेकिन तुम्हारी राइवलरी यहाँ नहीं चलेगी। युवराज मेरे सपनों का राजकुमार है। खबरदार अगर तुमने उसे छूने की कोशिश भी की तो। मोक्ष ने भी कड़क आवाज में माही को बोलते हुए कहा, और वो मेरा हकीकत का दुश्मन है। खबरदार अगर मेरी बॉडी को लेकर तुम उसकी आंखों के सामने गई तो। मोक्ष की बात सुनकर माही का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या कहा तुमने? तो तुम कह रहे हो कि अगर वह कभी मेरे सामने आया तो मैं उसकी आंखों के सामने ना जाऊं? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अरे, उसके लिए तो मैं नर्क में भी चली जाऊं। वो तो प्यार है मेरा, प्यार। कितना हैंडसम है ना मेरे सपनों का राजकुमार। ये सुनकर मोक्ष अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, हैंडसम माय फुट, मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूं। इस पर माही ने सड़ा हुआ मुंह बनाते हुए कहा, घंटा, तुम्हारा वहम है। मेरा युवराज तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम है। मोक्ष एक गहरी सांस लेकर बोला, अब उसकी तारीफों के पुल बांधना बंद करो। देखो माही, तुम इस वक्त मेरी बॉडी में हो, तुम्हें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। मोक्ष माही से बात करता है और माही पिज्जा की स्लाइस उठाकर खाने लगती है। मोक्ष एकदम से बोलते बोलते रुक जाता है। ये क्या खा रही हो तुम? हाँ, क्या खा रही हो? माही ने जवाब देते हुए कहा, दिखाई नहीं देता, पिज्जा खा रही हूं। मोक्ष थोड़ा इरिटेट होकर बोला, माही, मैं जंक फूड्स और फास्ट फूड्स बहुत कम खाता हूँ। क्या क्या खाया तुमने अभी तक, बताओ मुझे। माही ने कुछ सोचते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना सा है। माही ने पीछे टेबल पर रखा हुआ सारा खाना जैसे ही मोक्ष को दिखाया, मोक्ष का तो कलेजा उसके मुंह से होते हुए बाहर आकर गिर गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई। हाँ, इतना सारा फास्ट फूड, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मोक्ष चिल्लाकर बोला। माही फोन के कैमरे में देखते हुए बोले, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये मत भूलो कि हमारी बॉडी और सोल स्वाइप हुई है। इस बारे में सिर्फ हम जानते हैं और किसी को बता भी नहीं सकते। तो थोड़ा ढंग से बात करो, वरना शक करवा दोगे तुम। मोक्ष आंखें बंद करके अपनी मुट्ठियों को जोर से कर कस के
अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और एक गहरी सांस लेता है। फिर आंखें खोलकर माही से कहता है, देखो माही, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी बॉडी बनाई है। प्लीज उसे मत बिगाड़ो। अगर मेरी बॉडी खराब हुई, मेरा वेट बढ़ गया, मेरा पेट निकल आया, तो लड़कियां मुझसे दूर भागेंगी यार। मेरी इमेज खराब हो जाएगी। तुम्हें पता है लड़कियों में मेरी कितनी अमेजिंग सी दिल इमेज है। लड़कियां मरती है मेरे गुड लुक्स पर, मेरी मस्कुलर बॉडी, मेरे हैंडसम से चेहरे और मेरे सिक्स पैक्स, मेरे एब्स पर। इस बात पर माही ने सड़ा हुआ मुंह बनाकर कहा, हाँ, आया बड़ा। मुझे तो तुम्हारे अंदर ऐसी कोई खासियत नजर नहीं आती कि लड़कियां अपने दिल को हथेली पर लेकर तुम्हारे पीछे पीछे घूमे। अरे मरना ही है तो किसी ढंग के लड़के पर तो मरे, मेरे युवराज जैसे। तुमने उसकी आंखें देखी हैं? उसके फेस एक्सप्रेशंस कितने कोल्ड रहते हैं, कितना ओ हॉट लगता है वो जब चलता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। सिर्फ वही है, उसका ओरा इतना गजब है। जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो खुशी के मारे मैं तो बेहोश ही हो गई थी। मोक्ष इरिटेट होकर बोला, शट द फक अप। अपने उस सो कोल्ड फैंटेसी वाले लवर के गुणगान गाना बंद करो। तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है? मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ? मेरी बॉडी का ख्याल रखना, समझ में आया? और मैं ये सब कचरा नहीं खाता, तो ये सब खाना बंद करो और एक्सरसाइज कंटिन्यू करो। अगर मेरा थोड़ा सा भी वेट बढ़ गया तो अच्छा नहीं होगा। पिज्जा का स्लाइस मुंह में रखते हुए माही अपने आईब्रोज ऊपर उठा लेती है। फिर उस स्लाइस को चबाते हुए कहती है, देखो, जब तक हम एक दूसरे की बॉडी में हैं तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। मैं अपने हैबिट्स को चेंज नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है खाना खाना। और बहुत टाइम बाद मुझे इतना अमेजिंग खाना मिला है। जिंदगी में पहली बार मैंने इतना महंगा और इतना डिलीशियस खाना खाया है, तो मैं तो रुकने वाली बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है? मोक्ष ये सुनकर एक गहरी सांस लेता है। वो इरिटेशन में बड़बड़ाता है, ओह गॉड, ये पता नहीं मेरी बॉडी का क्या हाल करेगी पागल। उसके बाद कमरे का दरवाजा खटखट होता है, तो मोक्ष दरवाजे की तरफ देखता है। वो जाकर दरवाजा खोलता है तो गुंजन हाथ में खाने की प्लेट लेकर मुस्कुराकर वहां पर खड़ी हुई थी। तुम्हारे पैनकेक और एक तुम्हारा ऑरेंज जूस रेडी है, ये बोलकर गुंजन अंदर आती है। वो खाना वहीं टेबल पर रख देती है और मोक्ष के पास आकर कहती है, मैं अब घर जाती हूँ, ठीक है? आज रात को तुम मेरे घर पर आ जाना, हम वहीं साथ में सोएंगे, और अपना ख्याल रखना, ओके? गुंजन आगे जाकर मोक्ष को हक कर लेती है। गुंजन के ऐसा करने से अचानक मोक्ष की आंखें बड़ी हो जाती हैं। हक करने के बाद गुंजन जब मोक्ष के गाल पर किस करती है तो उसका दिल एकदम से जोर जोर से धड़कता है। ओ माय गॉड, इस लड़के ने कहा कि हम साथ में सोएंगे। क्या ये मेरे साथ आज रात को? ये सोचकर मोक्ष के गाल लाल हो जाते हैं और फिर होठों पर एक नटखट सी मुस्कान आ जाती है। गुंजन वहां से चली जाती है। मोक्ष बड़ी नटखट सी शरारती मुस्कान के साथ उसे तब तक देखता है जब तक कि वह चली नहीं जाती। उसके बाद जब वह अपनी स्क्रीन पर नजर घुमाता है तो उसकी मुस्कान गायब हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन पर माही उसे गुस्से से घूर रही थी। मोक्ष थोड़ा awkward होकर अपना गला साफ करता है। क्या है, ऐसे क्या देख रही हो? माही चाकू उठाकर मोक्ष को दिखाकर वार्निंग देती है, अगर मेरी गुंजन के करीब गए, अगर तुमने उसके साथ कुछ भी हैंकी पैंकी करने की सोचा तो मोक्ष दीवान, हमारी बॉडी हमें कभी वापस नहीं मिलेगी।
क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी को छोड़ूंगी नहीं। माही की बात सुनकर मोक्ष मन ही मन बड़बड़ाया। अगर साथ में सो भी जाऊंगा तो क्या घंटा कर पाऊंगा। मेरा हथियार तो तुम्हारी पेंट के अंदर है, उसके बिना तो सब बेकार है। साला जिंदगी खराब हो गई मेरी तो। कभी सोचा नहीं था कि अपने लिटिल बडी को इतना दूर हो जाऊंगा, इतना मिस करूंगा मैं उससे। मोक्ष बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। पर प्लीज मेरी बॉडी को ऐसा कुछ मत करना। देखो, भूलो मत कि तुम्हारी बॉडी की भी मेरे पास है। करने को मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ, लेकिन मैं कुछ करूंगा नहीं। माही ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुंजन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी बॉडी में होने का तूने फायदा उठाया और अगर उसके करीब जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारी हिस्ट्री। एक नंबर के छिछोरे हो तुम। मेरी गुंजन से दूर रहना, वो बहुत मासूम है। समझ में आया? खबरदार अगर उसे अपनी बातों के जाल में फंसाने की कोशिश भी की तो। अचानक ये सुनकर मोक्ष की आंखों में एक शरारती सी चमक आ जाती है। ऑल राइट, तो एक डील करते हैं। मोक्ष की बात सुनकर माही कंफ्यूजन में बोलती है, कैसी डील? मोक्ष आराम से बिस्तर पर लेटते हुए बोला, तुम मेरी बॉडी के साथ युवराज के सामने मत जाना और मैं तुम्हारी फ्रेंड के करीब नहीं जाऊंगा। मोक्ष की बात सुनकर माही इरिटेट हो जाती है। ये क्या बात हुई? इसमें मैं कहां से आ गई? यह सुनकर मोक्ष अपनी आईब्रोज ऊपर उठा लेता है। माही इरिटेट होकर बोली, अच्छा ठीक है, पर मेरी गुंजन से दूर रहना, समझे? वह यह बात जानती नहीं थी कि तुम क्या हो, तुम्हारी रेपुटेशन क्या है। मोक्ष ने कहा, मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। ऑल राइट। माही ने भी जवाब दिया, हाँ हाँ, पता है तुम्हारी रेपुटेशन के बारे में। मोक्ष थोड़ा खुद को काम डाउन करके बोला, ये बकवास बातें बंद करो। डील हुई हमारे बीच। तुम युवराज के करीब नहीं जाओगी, मैं गुंजन के करीब नहीं जाऊंगा। और हाँ, मेरे पास थोड़े पैसे भेज दो। मैं तुम्हारी इस गरीब भरी जिंदगी को ज्यादा दिन झेल नहीं पाऊंगा। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए मुझे पैसे चाहिए। मोक्ष की बात सुनकर माही अपना सर खुजाने लगती है। पैसे कैसे भेजूं? मोक्ष सर मसल कर बोला, सीरियसली बेवकूफ लड़की, गूगल पे करो और क्या, अपने बैंक अकाउंट में, ताकि मैं उन्हें यूज कर सकूं। माही ने तुरंत कहा, ओह अच्छा, हाँ ठीक है, मैं करती हूँ, तुम मुझे पासवर्ड बताते रहो। मोक्ष माही के बोले जाने पर उसके बैंक अकाउंट खोलकर जैसे उसका बैलेंस देखती है, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। हाँ, इतने सारे पैसे! मोक्ष के अकाउंट का बैंक बैलेंस देखकर माही की तो पूरी दुनिया हिल जाती है। इतने पैसे तो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। माही फटी आंखों से मोबाइल स्क्रीन पर बैंक बैलेंस का अमाउंट देखती है। तभी उसे मोक्ष की आवाज सुनाई देती है, हे यू देयर, व्हाट हैपन? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? मोक्ष की आवाज सुनकर माही तुरंत होश में आकर बोली, हाँ हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। सॉरी, वो तुम्हारा बैंक बैलेंस देखकर मैं जरा सदमे में चली गई। तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं यार। ये सुनकर मोक्ष अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, हाँ तो तुमने मुझे क्या समझ के रखा है? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, दीवान एंटरप्राइज का सीईओ हूँ। व्हाट यू एक्सपेक्टेड? हाँ, और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुनो, ये मेरे पैसे हैं। डोंट यू डेयर टू टच देम। अगर मेरे पैसों को तूने हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अंडरस्टैंड? माही इरिटेट होकर बोली, तुम्हारे पैसों का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारे घर में जरूर मैं ऐशो आराम की जिंदगी गुजारूंगी जब तक तुम्हारी बॉडी में रहूंगी।
और हाँ, थोड़े बहुत पैसे तो यूज करूंगी ही ना। वो क्या है ना, तुम्हारी बॉडी में मुझे भूख बहुत लगती है और इसे देखकर लग रहा है कि मेंटेन करने में भी खर्चा आएगा। माही ने आईने के सामने खड़ी होकर खुद को यानी कि मोक्ष की बॉडी को देखते हुए बोला। मोक्ष ने थोड़ी सी अनोइंग आवाज में कहा, हाँ मैं समझ गया, ठीक है, लेकिन ज्यादा पैसे खर्च मत करना। मैं दूर जरूर हूँ, लेकिन तुम कब क्या करोगी इसकी पूरी खबर मैं जरूर रखूंगा। सो डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। हाँ, अब मेरे पास कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो ताकि अपने अकाउंट में। ओके, अब तुम मेरे पास कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो तुम्हारे अपने अकाउंट में, ऑल राइट। और मुझे भी तुम अपना पिन नंबर बता देना। माही ने तुरंत कहा, हाँ ठीक है, बताओ मुझे कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है। मोक्ष कुछ सोचते हुए बोला, अब फिलहाल के लिए तो तुम 10 लाख ट्रांसफर कर दो। ये सुनकर माही की आंखें बाहर निकल आती है कि क्या, कितने। मोक्ष ने फिर से रिपीट करके कहा, अरे 10 लाख ट्रांसफर कर दो, सुनाई नहीं दिया। माही ने मोक्ष की बात सुनकर कहा, सुनाई दिया है मुझे, लेकिन 10 लाख, मेरा अकाउंट इतना अमाउंट हैंडल नहीं कर पाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। मोक्ष इरिटेट होकर बोला, तुम गरीब लोग, सच में कितने मिजरेबल लाइफ है तुम लोगों की। 10 लाख तो मेरे पूरे महीने का खर्चा भी नहीं है। तुम्हें पता है मेरी मंथली एक्सपेंस कितनी है? कम से कम 50 लाख रुपए महीना खर्च करता हूं मैं अपने ऊपर, तब कहीं जाकर ठीक ठाक महीना निकलता है मेरा। ये सुनकर माही क्यों तो जैसे हार्ट अटैक ही आ गया। 50 लाख, ये महीने की पॉकेट मनी है तुम्हारी? मोक्ष ने कहा, हाँ, और तुम्हारी कितनी है? इस बात पर माही अपनी गरीबी पर हंस देती है। एक दुखी दुखी सी हंसी हंसते हुए माही ने कहा, मेरी भी 50 है, 50 रुपए। क्या, सिर्फ 50 रुपए? ये सुनकर एक पल के लिए तो मोक्ष शॉक हो जाता है और अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगता है। 50 रुपए, ओह माय गॉड। मोक्ष को हंसता हुआ देख माही अपनी आंखों को सिकोड़ लेती है। मुंह बंद रखो, समझे? हम लोग तुम्हारी तरह ज्यादा अमीर नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मेरा मंथली एक्सपेंस तुमसे भी ज्यादा होता, क्योंकि मैं एक लड़की हूं, समझे? लड़कियों के खर्चे क्या क्या होते हैं तुम तो ये सपने में भी नहीं सोच सकते। मोक्ष ने हंसते हुए कहा, अबे ये 50 लाख मैं उन्हीं लड़कियों पर उड़ाता हूं, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। उसके बाद मोक्ष अपनी हंसी को थोड़ा कंट्रोल करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम पैसे ट्रांसफर कर दो। ये बोलकर मोक्ष फोन कट कर देता है और आराम से बिस्तर पर पीठ लगाकर बैठ जाता है। फिर वह उस घर को देखते हुए एक गहरी सांस लेकर सोचता है, पता नहीं कितने दिन तक रहना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। फिर उसके नजर सामने एक बार फिर से युवराज के पोस्टर पर जाती है, जिसे देखकर वो एक बार फिर से सड़ा हुआ मुंह बना लेता है। ये आदमी ये आदमी यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला। देखो कैसे घूर रहा है, जैसे फोटो से निकलकर ही खा जाएगा मुझे। क्या करूं मैं जिससे मुझे इसकी शक्ल ना देखनी पड़े। उसके बाद मोक्ष इधर उधर कुछ देखता है, तभी अचानक ही उसकी नजर टेबल पर रखे किसी सामान पर पड़ती है, जिसे देख उसकी आंखों में चमक आ जाती है। थोड़ी ही देर में मोक्ष युवराज के पोस्टर के चेहरे पर ब्राउन कलर की टेप चिपका देता है, जिससे उसका पूरा चेहरा टेप के पीछे छुप जाता है। फिर वो आराम से बिस्तर पर बैठते हुए बोला, हाँ,
अब बिल्कुल सही है। अब मुझे इसकी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। तभी मोक्ष के फोन में यानी कि माही के फोन में बीप का साउंड बजता है। मोक्ष फोन उठाकर देखता है तो पता है मनी ट्रांसफर हो चुकी है। ये देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वो मोबाइल फोन को देखकर सोचता है, सबसे पहले तो इस खटारा फोन को चेंज कर देता हूँ। ये 2 कौड़ी का एंड्रॉइड मेरे हाथों में बिल्कुल सूट नहीं करता। चलो शॉपिंग पर चलते हैं। तभी मोक्ष को टेबल पर रखे हुए पैनकेक्स दिखाई देते हैं और अचानक ही उसके पेट में गुड़गुड़ महसूस होने लगती है। वो पेट पर हाथ रखकर बड़बड़ाया, पहले कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है यार। मोक्ष फटाफट वो पैनकेक्स बिस्तर पर ले आता है और मजे से खाने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत डिलीशियस लड़की है। वो लड़की जितनी खूबसूरत है उतना ही अच्छा खाना भी बनाती है। गुंजन के बारे में सोचते ही मोक्ष के होठों पर एक नटखट सी मुस्कान आ जाती है। तो गुंजन नाम है उस ब्यूटीफुल का। आज मैडम इनवाइट करके गई है साथ में सोने के लिए। अब कोई लड़के मेरे साथ सोने को बोले और मैं मना कर दूं, ये तो लड़की की इंसल्ट हो गई। और मोक्ष दीवान लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता है। उनकी इंसल्ट तो कभी सपने में भी नहीं कर सकता। उनके नाजुक दिल को मैं बिल्कुल नहीं तोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर मोक्ष ड्रामेटिकली कानों को हाथ लगाता है और फिर हल्का सा खाने का मजा लेता है। माही पूरे घर के एक एक कोने को एक्सप्लोर करने में लग जाती है। सब कुछ बड़ा गजब का खूबसूरत था। माही शौक, हैरान, अमेजमेंट भरे एक्सप्रेशंस के साथ सब देखती रहती है। वो दीवार पर लगी पेंटिंग्स को देखकर उनकी तारीफ करते हुए सोचती है, वाह यार, ये पेंटिंग्स तो बहुत महंगी लग रही हैं। एक बार गूगल पर इनका प्राइस देख लेती हूँ। मेरे ख्याल से 4-5 लाख की तो होंगी। उसके बाद माही उन पेंटिंग्स की फोटो गूगल पर सर्च करती है। जल्द ही गूगल्स पर वो पेंटिंग्स दिखाई देती हैं और माही जैसे ही उसका प्राइस देखती है वो जोर से सांस लेती है और फिर उस सांस को छोड़ना भूल जाती है, क्योंकि प्राइस देखकर उसकी आंखें, कलेजा, गुर्दे, फेफड़े, किडनी सब बाहर आ गया था। 15 करोड़! इस पेंटिंग का प्राइस 15 करोड़ है। माही को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उस पेंटिंग का प्राइस डॉलर में दिखाई दे रहा था और जितने डॉलर उसे दिखाई दे रहे थे उसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो पूरे 15 करोड़ बनते हैं। माही को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने वाला था। इतनी महंगी पेंटिंग्स उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी। उसके बाद वह घर में लगी और भी बहुत सारी पेंटिंग्स देखती है। वहां पर रखे हुए बहुत एंटीक मूर्तियां भी देखती है। उन सबको देखते हुए माही हाथों को छूते हुए सोचने लगती है, इस घर में चोरी करने के लिए तिजोरी तक पहुंचने की क्या जरूरत है। अगर एक मूर्ति भी या पेंटिंग भी उतार कर ले जाए तो जिंदगी भर बैठ के खा सकते हैं। उसके बाद माही एक गहरी सांस लेते हुए बोली, भगवान बिना किसी किसी को समंदर भर के दे देता है और किसी किसी को एक कतरे के लिए भी तरसा देता है। या मैं उसे कुल्लू ओके या मैं उस कल्लू तांडवे से चंद पैसे के लिए मर रही थी और यहाँ पर इस घर में तो शायद नौकरी करने वाले आदमी की भी तनख्वाह मेरे कर्ज से ज्यादा होगी। जिंदगी में इतनी गरीबी तो मुझे कभी नहीं महसूस हुई जितनी यहाँ पर आने के बाद हो रही है। माही वहां से जा रही थी कि तभी अचानक उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई देती है, मोक्ष। माही जब पलटकर देखती है तो पीछे आहान खड़ा हुआ था। आहान को देखकर माही हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ फेस करके खड़ी हो जाती है।
अहान मोक्ष के पास आकर बोला, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? माही ने मोक्ष बनकर ही जवाब दिया, एक दिन में इतना क्या बदल जाएगा? यह सवाल तो मुझे 2-3 दिन बाद पूछो, तब शायद मैं बेहतर जवाब दे पाऊंगा। वह जाने लगता है। तभी अहान बोल पड़ता है, अच्छा तो तुम अभी कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी लेने वाले हो, राइट? अहान की बात सुनकर माही उसकी तरफ देखते हुए बोली, ऑफिस? तभी अचानक माही को रियलाइज हुआ कि वह मोक्ष की बॉडी में है, और ऑफ कोर्स मोक्ष तो ऑफिस जाता ही होगा। माही ने कहा, हाँ एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ दिन ऑफिस आ पाऊंगा। अहान ने थोड़ी चिंता में कहा, मुझे लगा ही था, लेकिन मोक्ष, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो सिर्फ तुम कर सकते हो। तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इतनी ज़रूरी नहीं होती तो मैं तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर नहीं बनाता। देख लो, अगर तुम इस मीटिंग को कर सकते हो तो। अहान की बात सुनकर माही बोली, तुम्हें मेरी तबीयत दिखाई नहीं दे रही क्या? एक तो मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मेरी तबीयत इतनी खराब है, अब ऐसे में मीटिंग कैसे अटेंड करूंगा मैं? माही असल में ठीक थी, पर वो मीटिंग नहीं अटेंड कर सकती थी। अब भला वह मोक्ष के ऑफिस का काम खुद कैसे कर सकती है? उसे तो कोई आइडिया भी नहीं था कि उसके काम के बारे में। ये तो सिर्फ मोक्ष ही कर सकता था। आहान ने बात पर थोड़ा जोर देते हुए कहा, मोक्ष, मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं हो, लेकिन अगर तुमने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया तो हमारा 100 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, और तुमने इस मीटिंग की पूरी तैयारी करके रखी है। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा सा मैनेज कर लेना चाहिए और इस मीटिंग को कर ही लेना चाहिए। मोक्ष की बात सुनकर माही अपना सर खुजाने लगती है और सोचने लगती है, बाप रे, 100 करोड़! ये लोग तो मुझे हार्ट अटैक पर हार्ट अटैक दिए जा रहे हैं। 100